सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है आपकी कंपनी से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स कितना फ्रीक्वेंटली छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, उस चीज़ को कहा जा रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर। अब छोड़ के जा रहे हैं और न्यू कितने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी टर्नओवर में ही काउंट की जाती हैं। यदि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें या टर्नओवर की बात करें या स्टाफ टर्नओवर की बात करें, लेबर टर्नओवर की बात करें, एम्प्लॉयर के पास से यदि कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसका एक लॉस होता है, और जितने समय वो उसके पास रुक पाता है उतना तो उसके लिए ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर यदि फ्रीक्वेंटली उसके पास से एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं तो वो उसके लिए एक लॉस माना जाता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपके पास ज़्यादा रिटेन नहीं कर पा रहे और आपकी इंडस्ट्री में भी सेम सिनारियो चल रहा है, तो ये मान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में है। पर यदि ऐसा हो रहा है कि आपकी कंपनी से लोग जा रहे हैं पर आपकी इंडस्ट्री में लोग नहीं जा रहे, जैसे मान लीजिए आपकी कंप्यूटर कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ रुके हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, बट आपके कंपनी में लोग करना नहीं चाह रहे, तो मतलब प्रॉब्लम आपकी कंपनी की एक पॉलिसीज़ या कहीं ना कहीं है, तभी एम्प्लॉयज़ काम करना नहीं चाह रहा। तो यदि हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर के कई सारे फॉर्म्स हमने देखे। पहले बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल टर्नओवर का मतलब होता है जब आपकी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉई आप ही की कंपनी में किसी अदर पोजीशन पे उसको प्रमोट करके शिफ्ट कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, तो उसको कहा जा रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर पॉजिटिव टर्नओवर के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का कैरियर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ होता है। और एक्सटर्नल टर्नओवर का मतलब होता है जब वो आपकी कंपनी को क्विट करके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। देन आता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि वो आपकी कंपनी को छोड़ जाता है अपनी इच्छा अनुसार। क्विट करके जा रहा है तो उसके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे मान लो कहीं और उसको अदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई उसका पर्सनल रीज़न हो, या कुछ भी हम मान सकते हैं एम्प्लॉय का चेंज करने का रीज़न। इनवॉलंटरी का मतलब है कि कंपनी उसको खुद डिसकंटिन्यू कर दे। अगर एम्प्लॉय जब वॉलंटरी टर्नओवर करता है तो उस केस में उसको अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न में रेजिग्नेशन देना पड़ता है और अपना रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करना चाह रहा है। जबकि इनवॉलंटरी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनवॉलंटरी में वो एम्प्लॉय को डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल देते हैं। देन डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल टर्नओवर का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके एम्प्लॉय जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं या वर्क पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहती है कि ऐसे एम्प्लॉय जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएँ, तो इसको कहा जा रहा है डिज़ायरेबल। और इनडिज़ायरेबल टर्नओवर होता है जब ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि मेरे लिए एम्प्लॉय कितना वैल्यूबल है, मेरे लिए एक एसेट है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, पर उसके बाद भी एम्प्लॉय जाना चाह रहा है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये इनडिज़ायरेबल टर्नओवर है। देन हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट में पहला आता है आपका कि जब टर्नओवर होने लगता है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको नए रिक्रूटमेंट करने में वापस से आपको सारी फीस दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है। दूसरा होता है फाइनेंशियल के अलावा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अदर एम्प्लॉयज़ का मोरल भी डाउन हो जाता है जब उनको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो वो भी थोड़ा सा विलिंगली काम करने में थोड़े से नॉट इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। दूसरा, वर्किंग एनवायरनमेंट तो ख़राब हो ही रहा है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो क्वालिटी हमें परफॉर्मेंस में चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय से आउटकम चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो हमें शो नहीं होता इस टर्नओवर की वजह से। अब कारण अगर हम देखें तो कई सारे रीज़न्स हैं, जैसे रूड बिहेवियर, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, मिसमैच बिटवीन द जॉब एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय का मिस अलाइनमेंट, फीलिंग अंडर वैल्यूड, कोचिंग एंड फीडबैक मिसिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ मिसिंग, पीपल्स के स्किल्स इनएडिक्वेट है, इम्प्रॉपर है, ऑर्गेनाइजेशन ही स्टेबल नहीं हो पा रही है अपने अपने डिसीजन मेकिंग में। अगर उसको लगता है कि मेरे प्रमोशंस रुक गए हैं या उसको अपना खुद उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता जा रहा है और उसको लगता है कि मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आइए हम उसको एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रूड बिहेवियर।
रूड बिहेवियर का मतलब है कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब सिचुएशन पर्सनली एज वेल एज ऑफिशियली दोनों हो सकते हैं। पर ऑफिशियल में क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ रूड बिहेवियर है, मैनेजमेंट आपसे तरीके से बात नहीं करता, और या फिर वो आपको बार बार ब्लेम करने की कोशिश करता है, या फिर वो उन लोगों के पास ज़्यादा रहना चाह रहा है जो उनके पर्सनल रिलेशन उनके ज़्यादा अच्छे हैं या जो बटरिंग करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर एम्प्लॉय जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करता है। दूसरा आता है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। वर्क लाइफ इम्बैलेंस का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय से कभी कभार इतना प्रेशर डालती है कि वो चाहती है कि ये एम्प्लॉय जो है 2 से लेकर 3 बंदों का काम करे, पर इसकी वजह से एम्प्लॉय पे क्या है कि एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ एक्टिविटीज़ का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार उसकी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो टू मैनेज द पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, फिर वो वर्क लाइफ को जो है क्विट करना पसंद करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जॉब एक्सपेक्टेशन ऑफ मिसमैच, दैट मीन्स जब आपका इंटरव्यू हुआ था तब कंपनी ने आपको बताया कि आपको ये टास्क करने हैं, आपको ये गोल्स अचीव करने हैं, इसलिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है। तो एम्प्लॉय जब रिक्रूट करता है तो बड़ा एनर्जेटिक तरीके से करता है, पर जब उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पे वो जो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किए थे इंटरव्यू के टाइम में वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, जो टास्क उन्होंने बताए थे वो नहीं दिए जा रहे बल्कि अदर टास्क करवाए जा रहे हैं, तो भी क्या करता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर देगा। देन एम्प्लॉय मिस अलाइनमेंट, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल या एक्सटर्नल टर्नओवर या चेंजेस नहीं लेने चाहिए, जब तक कि ये विश्वास नहीं हो जाए कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो क्वालिफाइड है या नहीं, या फिर वो आपके कल्चर में मैच कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आप देख के ही अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करिए। जैसे हमने पढ़ा कि जैपनीज़ कंपनीज़ क्या करती हैं, वो जब अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेती हैं तो वो नॉलेज और स्किल तो देखती हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ वो क्या देखती है, वो देखती है क्या ये एम्प्लॉई हमारे वर्किंग कल्चर को सूट करेगा, क्या उस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगा, और यदि वो नहीं कर पाएगा तो कुछ समय पश्चात तो एम्प्लॉय वैसे ही भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाएगा। तो इसलिए आप पहले नॉलेज और स्किल के साथ साथ अपने कल्चर को भी एब्जॉर्व करने वाले एम्प्लॉयज़ का टेस्ट कर लीजिए। देन फीलिंग अंडर वैल्यूड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय चाहता है कि जो भी वो टास्क परफॉर्म करे उसके बदले में उसको कुछ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही रिवॉर्ड दिया जाए, यदि आप उसका स्पेशल एप्रिसिएशन कर देते हैं तो भी एम्प्लॉय क्या है, वो मोटिवेट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करने का रीज़न ये माना गया कि मान लीजिए अगर वो अपने आप को अंडर वैल्यूड समझ रहा है, वो काम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर रहा है, पर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो भी वो अपने आप को अंडर वैल्यूड मानते हुए क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर जाएगा। देन मैनेज कोचिंग एंड फीडबैक, इनइफेक्टिव मैनेजर्स पुट ऑफ गिविंग फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ even though they instinctively know that giving and getting honest feedback is essential for growth and building successful team and organization. एक सुपरवाइज़र यदि आपके अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कोवर्कर्स का या अपने कलीग्स का प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल रह जाता है, तो एम्प्लॉय क्विट करने के सिचुएशन में आ जाता है। कमी मैनेजमेंट या मैनेजर की होगी, या शायद प्रॉपर परफॉर्मेंस टूल यूज़ नहीं किए जा रहे होंगे, तो इसकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ जाता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ लैकिंग, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दे, एम्पावर करे कुछ डिसीजंस ले सकने में, अपने हिसाब से अपने काम को कर सकने में। पर जब ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखता है एम्प्लॉय की वो एबल है टू टेक डिसीजंस, वो एबल है टू परफॉर्म टास्क, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ काम अपने डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकता, तो भी वो परेशान होकर क्या करता है, क्विट कर जाता है। देन पीपल स्किल्स आर इनएडिक्वेट, ये मैनेजर्स को प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि वो शायद काम अच्छा करते हैं, उन्होंने टास्क को अचीव किए होंगे, प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया होगा, एक्सपीरियंस होगा, पर यदि मैनेजर्स को ये नहीं पता कि टीम के तौर पे काम कैसे करना है, तो एम्प्लॉय सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाता।
सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएगा तो जो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एम्प्लॉय से वो नहीं आउटकम आ पाएगा, और उस कंडीशन में एम्प्लॉय का अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो भी एम्प्लॉय आपकी जॉब को छोड़ के जाना चाहेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ में बार बार चेंज कर रही है, अपने आप को रीडिज़ाइन कर रही है, रीस्ट्रक्चर कर रही है, एम्प्लॉयज़ को इधर से उधर रोटेट बार बार करे जा रही है। एम्प्लॉयज़ ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे एक्चुअली भी किस टास्क को परफॉर्म करना है। एम्प्लॉय भी एक कहें कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति में वो बैठा है कि मुझे आज क्या काम करना है, कल मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसको नहीं पता। तो इन दैट कंडीशन में भी क्या है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से क्विट कर जाते हैं। देन रीज़न एंड प्रमोशन फ्रोजन। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशंस की सिचुएशन या इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन नहीं दे पाती। वैसे ये बात भी है कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का ये कभी गोल नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेटेड अच्छा करे या हाईएस्ट पैकेज दे। वो ये कह सकते हैं कि हाँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से या एक्सटर्नल सिनेरियो की वजह से उनको कॉम्पनसेशन को हाई रखना पड़ता है, बट उनका गोल नहीं होता हाई कॉम्पनसेशन देना। और यदि एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, मेरा प्रमोशन नहीं है, यहाँ जो मेरी बेसिक नीड्स के साथ जो मुझे नीड है फाइनेंशियल इकोनॉमिक सपोर्ट की, वो मेरे को फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा, तो भी वो क्विट करेगा। देन फेथ एंड कॉन्फिडेंस शेकन। जब आप अपने एम्प्लॉय से कहते हो कि आप काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, बट उस काम के केस का जो हम कहें रिज़ल्ट आउटकम वो नहीं आ रहा। आउटकम कैसे? मान लीजिए आपकी उन्होंने क्या किया, डेजिग्नेशन हाई कर दी, वेरी गुड। डेजिग्नेशन के साथ साथ सैलरी भी हाई कर दी, इसके साथ साथ उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी 4 गुनी बढ़ा दी। बट आपके एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि अब तक ये सब कुछ तो मिल गया, पर मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही। सक्सेस इन दैट केस कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको उस चीज़ के लिए प्रॉपर एप्रिसिएशन नहीं दे सक रही। वो ये मान के चल रही है कि नहीं, ये शायद एक तरीके से ऑब्लाइज्ड आपको किया हुआ है कि आपको इतना टास्क दिया जा रहा है या आपको हाई डेजिग्नेशन दिया गया है, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज़ जस्ट एन ऑब्लिगेशन। तो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो है क्विट कर जाएगा। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। यदि एम्प्लॉयज़ को अपने आने वाले कैरियर में ग्रोथ ही नज़र नहीं आती, तो भी वो क्विट कर जाता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है उसकी जो कैरियर स्टेज हमने पढ़ी थी, कैरियर डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, या उसका जॉब एनरिचमेंट नहीं हो पा रहा, तो इन दैट केस भी क्या करेगा, वो इस चीज़ को, कंपनी को छोड़ देगा। अब सवाल ये आता है, हाउ वी रिड्यूस दिस टर्नओवर रेट, कैसे कम करें? तो इसका है, सबसे पहले जब आप अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लें, तब आप राइट स्किल्स के साथ साथ ये एनालाइज कर लें कि क्या वो कल्चर में एब्जॉर्व हो पाएगा, जिसका हमने पहले बात की थी। देन एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करते हुए चलिए, उसको बेनिफिट्स दिखने चाहिए, साथ साथ उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग्स दीजिए, और बोनस भी उसको टाइमली आप उसको पे करते रहिए। देन एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिवॉर्ड, पर्क्स, ये आप उसको दें, ताकि एम्प्लॉय को अपने काम के बदले में अपने आप को सक्सेसफुल भी माने, अपने आप को डेवलप भी माने, अपने आप को थोड़ा सा मान के चले कि हमें सक्सेस मिल रही है। और इसके अलावा एक मेजर पॉइंट जो मैनेजमेंट को समझने की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि अगर आपके पास से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हाई टर्नओवर रेट है, यानी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आपकी कंपनी में नहीं रुकते, तो इसमें आपकी कंपनी का गुडविल तो ख़राब हो ही रही है, मार्केट भी ख़राब होता है, आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉस्ट से मतलब यह है, जब आप किसी न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए वापस से एडवर्टाइजमेंट दोगे, फिर प्रोसेस यूज़ करोगे, ट्रेनिंग दोगे, डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स असाइन करोगे, और पूरा 1 साल फिर उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, तब तक आपका बहुत ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट लग चुकी होगी। तो सबसे बेटर यह है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही रिटेन करने की कोशिश करिए,
उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाइए और अपनी कंपनी में मिनिमम टर्नओवर रेट को एप्लीकेबल करिए।